मेरा नाम सोनल है। हमारे गांव में एक सीरियल किलर घूम रहा था जो औरतों को ये कहकर फुसलाता था कि हमारे गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट देने के बहाने वो औरतों को जंगल की तरफ ले जाता था और उसके बाद उनको मारकर वहीं जंगल में छोड़ दिया करता था। इस तरह ये औरत कौन होती थी उसकी पहचान नहीं हो पाती थी, क्योंकि जानवर पूरी तरह से डेड बॉडी को खा चुके होते थे। कभी किसी औरत के शरीर का कोई भी अंग जंगल में पड़ा हुआ मिल जाता था, या फिर किसी औरत के कपड़े या फिर कोई और चीज़। कभी कभी तो पहचान हो जाती थी कि डेड बॉडी किस औरत की है, मगर कभी डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी होती थी कि पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये गांव की कौन सी औरत है। इस तरह हमारे गांव की काफ़ी सारी औरतें इस सीरियल किलर का शिकार हो गई थी, मगर ये सीरियल किलर कौन था इसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया था। अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ लोग बहुत सारे संघर्ष करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका असल चेहरा कुछ और होता है, जिससे वो दुनिया को हमेशा छिपाकर रखते हैं। ये कहानी इंसान के दोहरे मापदंडों की मिसाल थी, जिसकी शिकार हमारे गांव की काफ़ी सारी औरतें हो चुकी थी। एक बार गायब हो जाने वाली औरत दोबारा कभी मिलती ही नहीं थी। घर से किसी औरत के गायब होने पर जब पुलिस में उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती थी तो पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए निकल तो जाती थी, मगर पुलिस को कभी भी कोई औरत जिंदा वापस नहीं मिली थी। पुलिस को उनके शरीर का कोई ना कोई अंग मिलता था, जिससे डेड बॉडी की पहचान कभी कभी हो जाती थी और कभी कभी नहीं भी होती थी, क्योंकि गांव की काफ़ी सारी ऐसी औरतें थीं जो पिछले 2 साल से गायब हो रही थीं, और इन 2 सालों में कुछ ऐसे भी थीं जो अपने घरों से भाग गई थीं, क्योंकि हमारे गांव में पुराने ज़माने के काफ़ी रीति रिवाज थे जो चल रहे थे, जिनसे तंग आकर कुछ औरतें अपने घरों को छोड़कर चली गई थीं। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सामना उस सीरियल किलर से हो गया था जो औरतों को मार रहा था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी पढ़ी लिखी ही थी। मेरे दादाजी गांव के सरपंच थे, उनकी गांव में बहुत इज्जत थी और गांव के सारे ही लोग उनके फैसले के बिना अपने घर के किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ते थे। हमारे गांव में मोहब्बत से शादी करने वाले लोगों का बहुत बुरा अंजाम होता था, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक था जब तक मेरे दादाजी गांव के सरपंच नहीं बने थे। मेरे दादाजी ने गांव के सरपंच बनते ही गांव में जात पात और पुरानी काफ़ी सारे ऐसे रीति रिवाज थे जिनको ख़त्म कर दिया था, मगर अभी भी हमारे गांव में मनगढ़ंत बातें फैली हुई थी। जब किसी की बेटी घर से भाग जाती तो मेरे दादाजी उनके परिवार वालों में सुलह करवाने के बाद उनकी शादी करवा दिया करते थे। उन्होंने गांव वालों के बीच अपनी इस तरह से काफ़ी रेपुटेशन बनाई हुई थी। गांव के लोगों को न चाहते हुए भी मेरे दादाजी की बात को मानना ही पड़ता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपनी बेटी की शादी अपनी जात में ही करना चाहते थे, मगर मेरे दादाजी उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते थे और उनका फैसला ही गांव के लोगों के लिए पत्थर की लकीर होता था। इस तरह गांव में मोहब्बत से शादी करना आम हो गया था। मैं बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। मेरी वजह से घर में रौनक रहती थी, क्योंकि मैं सबको हंसाती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब मैं घर में ही रहकर सबके साथ मौज मस्ती करती रहती थी। मेरी मम्मी गांव की औरतों के साथ मिलकर गृह उद्योग चला रही थी। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि स्कूल में जाकर पढ़ाता था। मेरी दादी जी गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाया करती थी। उनकी दवाइयाँ गांव में फेमस थीं। गांव के लोग दूर दूर से मेरी दादी के पास दवाइयाँ लेने के लिए आते थे। घर में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी भी रहते थे। इतने बड़े और अच्छे परिवार के साथ मैं हमेशा बहुत खुश रहती थी। मेरे दादाजी गांव के विधायक के साथ मिलकर हमारे गांव का पूरा भाग्य बदलने वाले थे, क्योंकि वो गांव के विकास के लिए काफ़ी कुछ कर चुके थे और आगे भी करने की कोशिश कर रहे थे। वो हमारे गांव के लोगों के इलाज के लिए फ्री अस्पताल खुलवाने की कोशिश में लगे हुए थे, ताकि गांव के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। और उन्होंने कुछ सरकारी स्कूल भी खुलवाए थे जहां पर बच्चे मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक पकड़ में नहीं आई थी वो थी कि वो इंसान जो औरतों को मार रहा था। हम लोगों को पता था कि पिछले 2 साल से हमारे गांव की कुछ औरतें गायब हो चुकी हैं, जो एक बार चली गईं तो वो कभी वापस नहीं आईं। इसलिए मेरे दादाजी गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर इस बारे में मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि इस इंसान की वजह से गांव के सारे ही लोग बहुत परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे ऐसे करते हुए लगभग गांव की 20 औरतें गायब हो गई थीं। पुलिस तो सिर्फ इतना ही पता लगा पाई थी कि वो एक सीरियल किलर है। वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है जो औरतों को लिफ्ट देने के बहाने ले जाता है। पुलिस इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी।
लेकिन मैं तो अपनी ही मस्ती में मगन थी। मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था और हमारे गांव का ही था। वो भी शहर में पढ़ लिख कर आया था। मेरी मुलाकात उससे हमारे गांव की ही एक शादी में हुई थी। उस दिन के बाद से ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। मेरे अफेयर के बारे में मेरी सिर्फ एक दोस्त के अलावा कोई भी नहीं जानता था। कभी कभी उससे मिलने के लिए पुराने घाट की तरफ मैं चली जाती थी। हम हर हफ्ते एक बार ज़रूर मिलते थे। हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी था। हमारे बारे में अभी तक किसी को कोई भी खबर नहीं थी। रितेश के परिवार में तो कोई नहीं था, सिर्फ उसके पिता थे, जो कि मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी रितेश हमारे घर पर अपने पिताजी के साथ आ जाया करता था। उसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ईमानदार थे। रितेश के पिताजी मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे। मैं रितेश के पिताजी प्रकाश अंकल को तो बचपन से ही जानती थी, मगर रितेश को मैंने जवान होने के बाद देखा था। लेकिन जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते चले गए। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। रितेश का साथ मिल जाने से मुझे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी थी। मेरी पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी और सबकी लाडली थी। सब ने मुझे गोद में खिलाया था। एक दिन अचानक गांव में शोर शराबा होने लगा तो पता चला कि हमारे पड़ोस में रहने वाली चंचल भाभी अचानक कहीं गायब हो गई हैं। हम लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि गांव में तो काफ़ी समय से औरतों के गायब होने के चर्चे थे और अब तो चंचल भाभी भी गायब हो गई थी। उनका एक 5 साल का बेटा भी था। उनके परिवार वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वो भी तो कहीं उस सीरियल किलर का शिकार नहीं हो गई जो औरतों को मार रहा है और जिसकी वजह से औरतें गायब हो जाती हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि चंचल भाभी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ सीरियल किलर को कह रहे थे तो कुछ उनके ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे थे कि कहीं इन्होंने ही तो अपनी बहू को कहीं अगवा नहीं करवा दिया, क्योंकि चंचल भाभी की अपने ससुराल वालों से कभी बनती ही नहीं थी। उनका पति भी उन्हें रोज़ शराब पीकर मारता था और कई बार तो चंचल भाभी ने अपने पति पर भी आरोप लगाए थे कि उनके पति का गांव की कुछ औरतों के साथ अफेयर चल रहा है। मगर कुछ लोगों से पता चला था कि चंचल भाभी कल रात से गायब हैं और कल रात उनके पति और ससुराल वालों से लड़ाई हुई थी और वो इस गुस्से में घर छोड़कर चली गईं। वो कह कर गई थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही हैं और अब अपने पति से आज़ादी चाहिए। वो अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर गई थी। उन्होंने बताया था कि वो अपने मायके जा रही हैं और अब मायके जाने के बाद वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देंगी और उसके बाद पंचायत बैठेगी और फिर फैसला किया जाएगा। और चंचल भाभी को अपने ही हक में फैसला चाहिए था, क्योंकि चंचल भाभी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। उनके ससुराल वालों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया था। उनकी सास उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। ससुर उन पर गंदी नज़र रखते थे और तो और चंचल भाभी बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। चंचल भाभी कहकर तो अपने मायके का ही गई थी, मगर सुबह जब उनके पति ने चंचल भाभी से बात करने के लिए उनकी माँ को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि चंचल तो उनके घर पहुँची ही नहीं है। ये बात सुनकर तो उनके घर वालों के होश उड़ गए थे। हालांकि चंचल भाभी कल रात 11 बजे घर से अपने मायके जाने के लिए निकली थी। उनका मायका खेतों से आगे थोड़ी दूर जाने के बाद पुराने कुएं के पास आता था। उनका मायका हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। उस समय वो घर से तो चली गई थी और कहकर अपने मायके का ही गई थी, मगर अब उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उनके मायके वालों को पता चला कि चंचल भाभी कल रात उनके घर आने के लिए निकली थी, मगर वो वहाँ पहुँची ही नहीं, तो उनके घर पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया था और उनके मायके वाले यहाँ आकर हंगामा कर रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। सुबह सुबह इस हंगामे का शोर सुनकर हम सब लोग भी घर से बाहर ही खड़े हुए थे, जबकि मेरे दादाजी इस हंगामे को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। दादाजी ने चंचल भाभी के पति सुरेंद्र भैया से पूछताछ की कि रात के समय तुमने अपनी पत्नी को घर से ऐसे क्यों जाने दिया? तुम लोग जानते हो कि हमारे गांव का माहौल कैसा चल रहा है। ऐसे कितनी औरतें हैं जो गायब हो चुकी हैं, फिर भी तुमने अपनी पत्नी को लड़ झगड़ कर उसे घर से नहीं जाने देना चाहिए था, बल्कि उसे रोक लेना चाहिए था। अगर वो गुस्से में घर से निकली तो तुम लोगों ने भी उसे जाने दिया और सुबह ही उसके हालचाल लिए। तुम लोग रात के समय भी तो उसके पीछे जा सकते थे। तुम लोगों की लापरवाही के नतीजे हैं जो औरतों के साथ बुरे हादसे हो जाते हैं। सुरेंद्र भैया की चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इधर चंचल भाभी के मायके वाले बहुत शोर मचा रहे थे और उनका कहना था कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं कि इन लोगों की वजह से ही उनकी बेटी घर से गायब हुई है। बल्कि वो तो ससुराल वालों पर ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों ने ही उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है या फिर उसे अगवा कर लिया है। और अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो रात के समय घर से मायके जाने के लिए निकली थी। इस हादसे से एक बार फिर हमारा गांव दहलकर रह गया था। रितेश के पिता प्रकाश अंकल भी इस पंचायत में शामिल थे और सब लोग मिलकर किसी तरह चंचल भाभी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि चंचल भाभी सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं, क्योंकि अब तक जितनी भी औरतें गायब हुई हैं वो जिंदा वापस नहीं आई और ना ही उनकी बॉडी सही सलामत मिली है। मैं तो इस हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। पुलिस में भी चंचल भाभी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और पुलिस ने चंचल भाभी के सारे ससुराल वालों को अपनी हिरासत में भी ले लिया था, क्योंकि जब तक चंचल भाभी का कुछ पता नहीं चल जाता या पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग तक नहीं मिल जाता, वो लोग ससुराल वालों को छोड़ नहीं सकते थे। उनके घर के सारे ही लोग हिरासत में ले लिए गए थे, यहाँ तक कि उनके पति और उनके छोटे बेटे को भी पुलिस ने अपने पास ही रखा हुआ था। और इधर पुलिस चंचल भाभी को ढूंढने में जुट गई थी। हमारे घर में भी सब लोग काफ़ी डरे हुए थे। दादाजी तो पुलिस वालों के साथ इसी काम में लगे हुए थे। दादाजी ने हम सब लोगों से भी सख्ती से मना कर दिया था कि घर की कोई भी औरत घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। हम लोग भी इतने डरे हुए थे कि डर की वजह से घर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए, मगर चंचल भाभी अपने घर वापस नहीं आई थी और ना ही उनका कोई सुराग मिल रहा था। सब लोग इसी तरह से परेशान थे कि गांव में एक डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हो चुके थे वो पिछले 6 महीने पहले के थे और इन 6 महीनों में औरतों का गायब होना बंद हो गया था। गांव के लोगों को लगा कि शायद सीरियल किलर अब थम गया है और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मगर चंचल भाभी के गायब होने के बाद गांव में दोबारा से मायूसी छा गई थी और एक अजीब सी डरावनी हवा चल रही थी, जिससे गांव की सारी ही औरतें बहुत डर रही थी। शाम के टाइम पर मैं एक दिन अपने कमरे में लेटी हुई रितेश से फ़ोन पर बात कर रही थी। पिछले काफ़ी दिनों से रितेश और मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। हम घाट के पास जाकर मिला करते थे, जहाँ पर सुनसान हुआ करती थी। ज़्यादा कोई उधर आता जाता भी नहीं था, क्योंकि घाट के पास लोगों का आना जाना कम ही रहता था। इसीलिए हम दोनों वहाँ जाकर मिलते थे ताकि हमें कोई देख न सके। जिस दिन से चंचल भाभी गायब हुई थी उस दिन से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी। रितेश मुझसे मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी ने मेरे भी घर से निकलने पर रोक लगाई हुई थी। रितेश बार बार मुझसे जिद कर रहा था कि तुम्हें देखे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मगर मैं लगातार रितेश को मिलने से मना कर रही थी, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर तो मुझे भी डर लग रहा था। रितेश का कहना था कि मैं जानता हूँ गांव का माहौल बहुत ख़राब है, मगर तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे घर तक छोड़कर जाऊँगा। रितेश की बात पर मैं बेफिक्र हो गई थी और अगले दिन शाम के टाइम पर उससे मिलने के लिए चली गई थी। मैं रितेश के कहने के मुताबिक घाट के पास चली गई थी, मगर वहाँ जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। रितेश ने तो कहा था कि वो मेरे आने से 10 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। रितेश का कोई अता पता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मगर अब तक गांव की जितनी भी औरतें गायब हुई थी वो सारी ही शादीशुदा औरतें थीं। मैं तो कुंवारी लड़की थी। इन सारी ही औरतों में एक भी ऐसी औरत ऐसी नहीं थी जो कोई कुंवारी लड़की हो। ये सच था कि सारे हादसे शादीशुदा औरतों के साथ ही हुए थे, मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो ना जाने क्या होगा। रितेश का इंतज़ार करते करते मुझे आधा घंटा गुजर गया था। मैं बार बार उसका मोबाइल नंबर भी ट्राई कर रही थी, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे घर पर वापस लौट जाना चाहिए। वैसे भी गांव का माहौल बहुत ख़राब है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं लौटकर घर वापस जाने ही वाली थी, अचानक मुझे रितेश मिल गया। रितेश को देखकर मेरी जान में जान आई थी, मगर मैं उस पर बहुत गुस्सा हुई थी। मैंने रितेश से घबराते हुए शब्दों में कहा कि मैं तुम्हारा पिछले आधे घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। तो वो कहने लगा कि सॉरी सोनल, पापा को आने में काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने मुझे घर पर ही रुकने के लिए कहा था। मैं उनका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। उनका कहना था कि वो मुझसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। अब मैं उनसे बात किए बिना घर से बाहर नहीं निकल सकता था। वो घर आए तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं घर से कितने बहाने बनाकर निकली हूँ,
मुझे घर से कोई भी निकलने नहीं दे रहा था और तुम भी ये जानते हो कि गांव के हालात कैसे चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर कितना डर लग रहा था। मैं घर से 1 घंटे का कहकर निकली थी, जबकि आधा घंटा तो तुमने ही मेरा ख़राब कर दिया। अब सिर्फ आधा घंटा बिताने के लिए ही मुझे इतना वेट करना पड़ा। रितेश मुझसे माफ़ी मांगने लगा था, फिर मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और आधा घंटा बातचीत करने के बाद उसने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया था। मैं जैसे ही घर पर आई तो घर पर मेरी मम्मी और दादी का चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा था। मैंने जब उन लोगों से उनके इस उतरे हुए चेहरे की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उन लोगों ने बताया कि पुलिस को शहर जाने वाली सड़क के पास जो जंगल पड़ता है वहाँ पर चंचल भाभी की साड़ी और उनके पहने हुए कुछ गहने मिले हैं, जबकि उनकी डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन पुलिस ने ये भी बताया है कि उनकी मौत हो चुकी है। ये बात तो पक्की है क्योंकि चंचल भाभी की साड़ी पर खून के धब्बे थे और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि चंचल भाभी की साड़ी पर जो खून के धब्बे थे वो उनके ही थे। इसका मतलब ये था कि चंचल भाभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और पुलिस ने चंचल भाभी के ससुराल वालों को भी रिहा कर दिया है क्योंकि उनकी मौत में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ उस सीरियल किलर ने ही किया है जो बाकी औरतों को भी मार चुका है, क्योंकि इससे पहले भी जिस औरत के कपड़े या कोई भी निशानी जंगल में मिली है उस औरत की कभी डेड बॉडी सही अवस्था में मिली ही नहीं, जबकि चंचल भाभी की डेड बॉडी की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है ताकि वो उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए दे सके। चंचल भाभी के ससुराल वाले और मायके वाले लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उनके ससुराल वालों को भी पछतावा हो रहा है कि उन लोगों को चंचल भाभी को रात के समय घर से जाने ही नहीं देना चाहिए था और अगले दिन फिर से गाँव की एक औरत के गायब होने के बारे में पता चला था। पुलिस को चंचल भाभी की डेड बॉडी तो मिल गई थी, उनकी डेड बॉडी बहुत बुरी अवस्था में मिली थी, जबकि दूसरी औरत भी हमारे गांव की ही थी। वो बेचारी तो बहुत गरीब थी और अकेले ही खेतों की तरफ अपने पति को बुलाने के लिए जा रही थी। इन दोनों की ही डेड बॉडी पुलिस को एक साथ मिल गई थी। चंचल भाभी और दूसरी औरत की डेड बॉडी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। दोनों की ही डेड बॉडी पर किसी नुकीले हथियार का उपयोग किया गया था और उन दोनों की ही शक्ल को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। दोनों पहचान में नहीं आ रही थी, मगर चंचल भाभी की पहचान उनके हाथ की कटी हुई एक उंगली से हो रही थी क्योंकि उनके हाथ की एक उंगली पहले से ही कटी हुई थी, जबकि दूसरी औरत की पहचान उसके चेहरे से थोड़ी बहुत हो रही थी क्योंकि उनके चेहरे की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक थी, जिससे उनका असल चेहरा पहचान में आ गया था और उनके घर वालों को भी पता चल गया था कि औरत उनके ही घर की है। इन वारदातों से पूरा गाँव दहला पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि गाँव में ऐसा क्यों हो रहा है। गांव वालों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि पुलिस सिर्फ सुराग ही निकाल पाती थी। इन 2 सालों में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा ही नहीं था। ये इंसान कौन था और औरतों के साथ ऐसा क्यों कर रहा था, इस बारे में अभी भी कुछ पता चलना बहुत मुश्किल था। पुलिस से इस आरोपी का पता लगाना इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारे गाँव की पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए तो गाँव में ऐसी वारदातें अंजाम हो रही थी और उनको अंजाम होते हुए इतना समय बीत चुका था। गांव के लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर तोड़ फोड़ भी की थी क्योंकि अब ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा था और पुलिस वाले आरोपी को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं कर पाए थे। इधर दादाजी भी बहुत परेशान थे क्योंकि दादाजी का झगड़ा गांव के विधायक से हो गया था। दादाजी का गुस्सा घर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे घर वाले भी बहुत परेशान थे। पूरा गाँव एक अजीब सी मुसीबत का शिकार था। अब औरतों के दिल में और ज़्यादा डर बैठ चुका था। औरतों ने पूरी तरह से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि कोई कुंवारी लड़की भी घर से बाहर अब नहीं निकलती थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और हमारे गांव में औरतों के गायब होने का एक न एक कांड कभी न कभी निकल कर आ ही रहा था। मैं आज फिर से रितेश से मिलने के लिए गई थी। हम दोनों ने फिर से आज घाट के पास मिलने का प्लान बनाया था और शाम के 4 बजे मैं रितेश से मिलने के लिए चली गई थी। आज तो रितेश समय पर ही मुझसे मिलने के लिए आ गया था। रितेश और मैं एक दूसरे के हाथ में हाथ थामकर बैठे हुए थे, तभी अचानक न जाने कहां से दादाजी की गाड़ी आकर रुकी और दादाजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। दादाजी अपने खास आदमियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने उतरते ही फौरन रितेश का गिरेबान पकड़कर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मार दिए क्योंकि दादाजी हम दोनों को एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए देख चुके थे। वो समझ गए थे कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैं तो दादाजी और उनका गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। दादाजी ने मुझे भी डांट लगाई थी और कहा था कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस लड़के के साथ मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रही हो।
मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था। तुमने हमारे भरोसे का मान तोड़ दिया है। और तुमसे मैंने मना किया था ना कि गांव का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। दादाजी के सामने तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं दादाजी को क्या जवाब दूं। लेकिन दादाजी तो जैसे रितेश के पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने रितेश को कई थप्पड़ लगा दिए थे। मैं दादाजी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैंने दादाजी को रोकने की कोशिश की और उनसे कहा कि दादाजी, आप इसको क्यों मार रहे हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन दादाजी ने अपने नौकरों से रितेश को पकड़वाया हुआ था। रितेश खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो लोग रितेश को छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने दादाजी से रिक्वेस्ट की कि वो रितेश को छोड़ दें, मगर दादाजी तो रितेश को जान से मारने की बातें कर रहे थे। रितेश भी बार बार उनसे यही कह रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। दादाजी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने दादाजी से कहा था कि आप प्लीज़ रितेश को छोड़ दो। मेरे रिक्वेस्ट करने पर दादाजी ने रितेश को छोड़ दिया था। रितेश ने जल्दी से वहाँ से भाग लगाई। दादाजी को रितेश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके दोस्त का बेटा था और वो अपने दोस्त और रितेश की बहुत इज्जत करते थे। दादाजी मुझे डांटते हुए मेरा हाथ पकड़कर गुस्से के साथ गाड़ी में बैठ गए थे और उन्होंने मुझे घर चलने के लिए कहा था। दादाजी रास्ते में मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें प्यार मोहब्बत करने के लिए यही लड़का मिला था। मैंने कहा, दादाजी, रितेश तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसमें किस बात की कमी है। दादाजी कहने लगे कि वो भले ही मेरे दोस्त का बेटा है, मगर वो दूसरी जात का है। मैं कभी भी उसे अपने घर का दामाद नहीं बना सकता। दादाजी की बात सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने भी दादाजी से चिल्लाते हुए कहा कि आप दूसरी जात के आदमी से दोस्ती कर सकते हो, मगर उसके बेटे की शादी अपनी पोती के साथ नहीं करवा सकते। मेरी बात सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने गाड़ी में ही बैठे बैठे मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि गाड़ी घर की तरफ नहीं बल्कि मेरे फार्म हाउस की तरफ ले चलो। मैं इसके दिमाग से मोहब्बत का भूत वहीं जाकर उतारूंगा। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और दादाजी से कह रही थी कि आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, मगर वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दादाजी मुझे अपने नौकरों के साथ मिलकर अपने फार्म हाउस लेकर आए थे। मैं इस फार्म हाउस पर कभी नहीं आई थी। इस फार्म हाउस के अंदर आते ही मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे घर की पुरानी नौकरानी कोमल आंटी काम कर रही थी, जबकि पिछले 1 साल पहले कोमल आंटी हमारे घर से काम छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब उनको दादाजी के फार्म हाउस पर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे दादाजी और दादी जी के बीच की वो लड़ाई याद आई थी जो पिछले 1 साल पहले हुई थी। उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोमल आंटी की वजह से हुआ था। कोमल आंटी बहुत खूबसूरत थी। उनके 2 जवान बेटे भी थे। दोनों की ही शादी हो चुकी थी, मगर अपनी माँ को नहीं समझते थे। वो हमारे घर में काफ़ी सालों से काम कर रही थी। एक दिन दादी जी को शक हुआ था कि कोमल आंटी और दादाजी का अफेयर चल रहा है। इस बात पर दादी ने घर में बहुत हंगामा किया था, जिस पर फैसला यही हुआ था कि कोमल आंटी को काम से निकाल देना चाहिए, जबकि कोमल आंटी का कहना था कि मेरी दादी ने उन पर गलत आरोप लगाया है। वो यहाँ से खुद ही काम छोड़कर जा रही हैं। आज यहाँ इस फार्म हाउस में कोमल आंटी को देखकर ये बात मेरे लिए सच हो गई थी कि दादाजी और कोमल आंटी का सच में अफेयर चल रहा है। दादी ने उन पर कोई गलत आरोप नहीं लगाए थे। मैंने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? दादाजी कहने लगे, मैं तुम्हारी दादी से बहुत तंग आ गया था, क्योंकि तुम्हारी दादी अब बूढ़ी हो चुकी है। मैं भले ही पोता पोती वाला हो गया हूँ, मगर अभी भी जवान हूँ। यहाँ पर आकर कोमल के साथ अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। दादाजी के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए थे। दादाजी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि अब बताओ, तुम्हें प्रकाश के लड़के के साथ शादी करनी थी ना? मैंने कहा, दादाजी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उसके साथ शादी करके ही रहूंगी। दादाजी कहने लगे कि मैं जात पात के सख्त खिलाफ हूँ, तो फिर मैं अपनी पोती की शादी कैसे दूसरी जात के लड़के से करवा सकता हूँ? मैंने दादाजी से कहा, लेकिन आप तो जब से सरपंच बने हो, आपने गांव से पुरानी रीति रिवाज और जात पात को ख़त्म कर दिया है, तो फिर आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर दादाजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये सब तो मैंने गांव वालों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए किया था। मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं लोगों के सामने जैसा दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपने गाँव का सरपंच बनकर न जाने कितने लोगों के पैसे खा चुका हूँ और लोगों के सामने अच्छाई दिखाकर ही और ज़्यादा पैसे हड़पना चाहता हूँ। मैं गांव वालों का भरोसा जीतकर
उनके ही खिलाफ जाना चाहता हूँ। और ये भी सुन लो कि मैं कोमल से दूसरी शादी कर चुका हूँ। तुम्हारी दादी तो बूढ़ी हो चुकी है, किसी भी समय मर जाएगी, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। मुझे तो ज़रूरत है किसी अच्छे साथी की, इसलिए मैंने कोमल को फार्म हाउस में रहने की जगह दे दी है। दादाजी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने दादाजी से कहा, मैं आपका असली चेहरा घर वालों के सामने लाकर ही रहूंगी। आप तो बहुत ही घटिया इंसान हो। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी कि अचानक दादाजी ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, अगर तुमने भी ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर इस फार्म हाउस में जान से मारकर यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। और कोमल आंटी से कहा था कि इसे कमरे में बंद कर दो और इसे अपने हिसाब से ठीक कर दो। जब तक इसके दिमाग से मोहब्बत का भूत नहीं उतर जाता और ये मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती, तब तक ये यहीं पर बंद रहेगी। और मैं घर वालों को जाकर बता दूंगा कि ये भी बाकी औरतों की तरह गायब हो गई है। वो भी इसके गायब होने पर सब्र कर लेंगे और सोच लेंगे कि उनकी बेटी को भी उस सीरियल किलर ने मार दिया है जो गांव की बाकी औरतों को मार रहा है। दादाजी की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे वही दादाजी हैं जो मुझसे इतना प्यार करते थे। आज मेरे सामने मेरे दादाजी का असली रूप आ गया था। कोमल आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने भी मेरे साथ अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने भी मुझे बुरी तरह से पीटा था और फिर वो मुझे कमरे में बंद करके चली गई थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे दादाजी की सच्चाई सब लोगों के सामने लेकर आऊं और कैसे इनके चंगुल से बाहर निकलूं। मुझे इस समय रितेश की बहुत याद आ रही थी, मगर मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मुझे मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। वो चाहता तो मेरे लिए दादाजी से लड़ भी सकता था, मगर मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग गया। क्या यही उसकी मोहब्बत थी? मैं यही सोच सोच कर रो रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरी जीन्स की पॉकेट में मेरा मोबाइल भी है। मैंने सोचा मैं एक बार रितेश को कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाए। मैंने रितेश को कॉल लगाई तो कॉल उसके पापा ने रिसीव की थी। प्रकाश अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समान समझा था। मैंने प्रकाश अंकल को कहा कि मुझे रितेश से बात करनी है। उन्होंने कहा कि बेटा, वो तो अभी बाथरूम में नहाने के लिए गया है, अभी अभी ही घर पर आया है और बहुत घबराया हुआ लग रहा है। पता नहीं उसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। मैंने उनको पूरी बात बता दी कि किस तरह से मेरे दादाजी ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया है और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रकाश अंकल कहने लगे कि बेटा, तुम कुछ भी करके वहाँ से निकलो और मुझे शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मिल जाओ। मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा और तुम्हें घर छोड़ दूँगा और वहाँ जाकर तुम्हारे घर वालों को सारी सच्चाई भी बता दूँगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बस तुम किसी भी तरह फार्म हाउस से बाहर निकल कर आ जाओ। प्रकाश अंकल की बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई थी, मगर मैं इस फार्म हाउस से कैसे निकलती, मैं कंफ्यूज हो रही थी। तभी अचानक मुझे खिड़की नजर आई। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो मुझे खिड़की नजर आई थी। खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी, मगर मैं स्टूल रखकर उस पर आराम से खड़े होकर वहां से कूदकर भाग सकती थी। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने जल्दी से स्टूल रखा और मैं उस पर खड़े होकर जैसे तैसे खिड़की से कूदकर मैंने बाहर की तरफ छलांग लगा ली थी, जिसकी वजह से मेरे चोट भी लग गई थी, लेकिन मेरी जान दादाजी से बच गई थी। मैं वहां से भागते भागते सड़क वाले रास्ते पर आ गई थी, जहां कुछ दूरी पर ही मुझे प्रकाश अंकल मिल गए थे। प्रकाश अंकल को मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ और दादाजी आपके बेटे के साथ मेरी शादी नहीं करवाना चाहते, जबकि दादाजी ने खुद भी कोमल आंटी से शादी कर ली है और फिर वो लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, मगर वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रकाश अंकल ने चौंकते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हारा दादा ऐसा इंसान है? मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था। अच्छा, तुम परेशान मत हो, गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। मैं प्रकाश अंकल के साथ उनकी बाइक पर बैठ गई थी और बैठकर मैंने सुकून की सांस ली थी। मुझे लगा था कि अब मेरी जान बच गई है और मैं घर जाते ही दादाजी की सच्चाई सब लोगों को बता दूंगी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान होने लगी थी कि प्रकाश अंकल मुझे मेरे घर की तरफ ले जाने वाले रास्ते के बजाय जंगलों की सड़क पर ले जा रहे थे। मैंने अंकल से कहा, अंकल, आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है और इसी रास्ते पर तो कई औरतों की लाश मिल चुकी है। अंकल ने जल्दी से मेरी बात सुनते ही अपनी बाइक रोक दी और हेलमेट उतारकर जैसे ही पलटकर मुझे देखा तो मैं उनकी आंखों से डर गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खून सवार था।
प्रकाश अंकल मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बाइक से उतर गए। मैं भी उतर गई थी। उन्होंने अपने बैग से एक नुकीला सा हथियार निकाला, जिसको देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने उनको देखकर कहा, अंकल ये आप क्या कर रहे हो? वो मुझे उस हथियार से मारने ही जा रहे थे कि मैंने एकदम भागना शुरू कर दिया और मैं भागते भागते अंकल से कहने लगी कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे बार बार रुकने के लिए कह रहे थे। मुझे अंकल से डर लगने लगा था। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं भगवान को प्यारी होने वाली हूँ। अचानक मेरा पैर मुड़ गया और फिर मैं ज़मीन पर गिर गई। मैं अंकल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ वो मेरे साथ ऐसा न करें, और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कम से कम ये तो बता दें। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उन्होंने बताया कि गांव के सारे लोगों को सीरियल किलर की तलाश है और वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जो औरतों को मारता हूँ। अंकल की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी बहुत बुरी औरत थी। मैं उसके लिए बहुत कुछ करता था, मगर कभी भी वो मुझसे संतुष्ट नहीं हुई थी। उसका हमेशा यही कहना था कि तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। मैंने उसके लिए न जाने अपने कितने रिश्तों को खो दिया था और अपने कितने रिश्तेदारों से लड़ाई की, मगर वो हमेशा यही कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मेरे लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी के लिए जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं ये मैं ही जानता हूँ, मगर वो बगैरत औरत कभी मुझसे इम्प्रेस ही नहीं हुई। अपनी पत्नी की वजह से मैंने अपने बेटे रितेश को बचपन में ही शहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि मेरा बेटा अपनी माँ की डांट डपट से दूर रहे, क्योंकि कभी कभी वो मेरे बेटे को भी मारने लग जाती थी, ये कहकर कि जिस दिन से वो उसकी ज़िंदगी में आया है उसने उसका जीना दुश्वार कर दिया। मगर एक दिन मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे जान से मार दिया। गांव वालों को लगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, मगर मैंने उसे जहर देकर मारा था, और तब से ही मुझे शादीशुदा औरतों से नफरत होने लगी है। मैं इस रास्ते पर अपना ज़्यादातर समय गुजारता हूँ। मुझे इस रास्ते पर चलती हुई अकेली कोई भी औरत मिलती है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम यहाँ इस सड़क पर क्यों टहल रही हो? तुम्हें पता है ना कि गांव का माहौल कितना ख़राब है। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो कभी कुछ औरतों से कहता कि गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है और गांव के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुँचा दूँगा। वो औरतें मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ बाइक पर बैठ जाती थीं और मैं उन्हें यहाँ लाकर मारता हूँ। मैं न जाने ऐसी कितनी औरतों को मार चुका हूँ जिनको मारकर मुझे तसल्ली मिल जाती है, लेकिन अब तुम्हारा नंबर है। अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। हालांकि तुम लड़की हो और तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती इतनी है कि तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और तो और मेरे बेटे ने घर जाकर मुझे बता दिया था कि तुम्हारे दादा ने आज उसको कितना मारा है। मुझे तुम्हारे दादा पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तुम्हारे दादा से तो बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि इस समय वो गांव का सरपंच है। उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया और मैं तुम्हें यहाँ तक मारने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद मेरा बेटा खुद पुलिस को बताए कि तुम्हें किडनैप तुम्हारे दादा ने ही किया है और मारा भी उसी ने ही है। और अगर इल्ज़ाम सीरियल किलर पे भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस सीरियल किलर को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, तो तुम्हारे मरने के बाद क्या पकड़ेगी? प्रकाश अंकल की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश अंकल मुझे खूनी आंखों से देख रहे थे। तभी मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर उठाकर उनके ऊपर मारा, जो उनके सर पर जाकर लगा था। प्रकाश अंकल के सर से खून निकलने लगा था। मैं फ़ौरन ही वहाँ से भागने लगी थी और मैं इतनी तेज़ भाग रही थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। मैं भागते भागते काफ़ी दूर तक आ गई थी। प्रकाश अंकल तो अपने सर पर पत्थर लगने की वजह से वहीं पर गिर गए थे और उनको संभलने में काफ़ी वक्त लग गया था। उन्होंने काफ़ी दूर तक तो मेरा पीछा भी किया, मगर वो आगे भागने की कंडीशन में नहीं थे। मैं जैसे तैसे भागकर अपने गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और मैंने वहां जाने के बाद पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने अपने घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था। मेरे सारे ही घर वाले पुलिस स्टेशन आ गए थे। साथ ही साथ मुझे बचाने के लिए दादाजी भी आ गए थे। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी थी। ये राज 24 घंटे के लिए राजी रखा गया था, क्योंकि एकदम तो प्रकाश अंकल को पुलिस नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए उस रास्ते पर पुलिस झाड़ियों के बीच छुप गई थी और एक औरत को भी उस रास्ते पर से गुजरने के लिए कहा था, ताकि वो प्रकाश अंकल को मौके पर ही पकड़ सके। प्रकाश अंकल ने उस औरत को बातों में लेकर अपनी बाइक पर बिठा लिया था।
जबकि पुलिस उन पर जंगलों में ही छुपकर नजर रख रही थी। और अब जब उस औरत को मारने के लिए वो दौड़ने लगे तो पुलिस ने उनको मौके पर ही पकड़ लिया। इस तरह गांव का सीरियल किलर कौन था, ये बात सारे ही गांव वालों को पता चल गई थी। गांव वालों ने मिलकर प्रकाश अंकल को इतना मारा था कि उनका अंग अंग दर्द कर रहा था। पुलिस ने उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। मैं जब घर आई तो मैंने अपने दादाजी की भी सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दी थी, जिस पर मेरी दादी ने दादाजी के साथ ना रहने का फैसला किया था। और हम सब लोग भी दादाजी के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि दादाजी ने मेरे साथ बहुत ही घटिया हरकत की थी। उनकी ये हरकत हमारे लिए होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि उनको अपनी पोती के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी पूरी फैमिली दादाजी को गांव में ही छोड़कर आ गई थी। मैं अब अपनी फैमिली के साथ शहर में रह रही हूँ, अपने मामा जी के यहाँ। हम सब लोग दादाजी से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। हमने दादाजी से सारे संबंध खत्म कर दिए। और तो और गांव का माहौल अब पूरी तरह से अच्छा है, क्योंकि गांव में जो सीरियल किलर था वो अब पकड़ा गया। यकीन नहीं आता कि प्रकाश अंकल गांव के लोगों के साथ अच्छे होते हुए भी गांव की औरतों के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। उनको गांव की हर औरत में अपनी पत्नी का बिहेवियर नजर आता था, इसलिए वो गांव की औरतों को मारकर अपना बदला उनसे पूरा कर रहे थे। हालांकि वो अपनी पत्नी को भी मार चुके थे। उन्होंने ये सब कुछ करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया था। रितेश, जो कि अब अपने माता पिता के बिना अकेला रह गया है, मेरा रितेश के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ शहर में रहकर अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी हिम्मत दिखाने की वजह से एक सीरियल किलर पकड़ा गया था। आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोगों के साथ मिलकर अच्छा व्यवहार करते हैं, मगर उनका असल रूप कुछ और ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।